हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। आज के विषय की जब बात की जाए तो आज हम अपने जो छोटी वीडियो वाली श्रृंखला है उसके अंतर्गत खास करके उत्तर प्रदेश के कुछ एक पक्षी वन्यजीव विहारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे समेत कई सारे प्रश्न आपके सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर कही जाए तो हमारे यूपी में जो वन्यजीव विहार की संख्या है, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? तो नंबर को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यूपी में कुल आपके क्या हो जाते हैं 11 वन्यजीव विहार आपको दिख मिलते हैं। अब इस 11 वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो इनके नाम कौन-कौन से होते हैं? तो नाम की जब बात की जाए तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा। पहला तो नाम आता है किस रूप में जब हम बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव के बारे में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो स्थित है ये आपके चंदौली में जिले में पड़ता है और चंदौली जिले के सापेक्ष में ये हमारी यूपी का पहला वन्यजीव विहार हो जाता है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में पड़ता है और ये यूपी का पहला हो जाता है। फिर यहीं पे अगर देखा जाए तो हमारी यूपी का बात आता है सबसे बड़ा कौन-सा है? तो सबसे बड़े की जब बात की जाए तो इसका नाम होता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो वर्तमान आपके मेरठ में पड़ता है और ये यूपी का क्या होता है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हो जाता है। फिर इसके बाद आता है कि ये तो सबसे पहला हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया है। इसके अलावा सबसे छोटा कौन-सा है? तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटे की जब बात की जाए तो इसका नाम होता है ललितपुर जिले में पड़ता है जिसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो महावीर स्वामी जो वन्यजीव विहार है वो हमारी यूपी का सबसे छोटा होता है, ललितपुर जिले में स्थित है। तो ये 3 नाम आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अब इसके अलावा कुछ और नामों को देख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा एक चंबल अभयारण्य के बारे में। आज चंबल अभयारण्य की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो आपका इटावा, आगरा का लोकेशन है बेसिकली चंबल नदी, तो वहाँ पे इसका विस्तार आपको दिख मिलता है। इवन चंबल के बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन-कौन से? तो एक तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? अगर इसकी बात की जाए तो एक आपके क्या है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक राजस्थान में स्थित है और एक क्या हो जाता है? ये आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और फिर क्या हो जाता है? ये हरियाणा। तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, सॉरी हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश, ठीक है, माफी चाहते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनमें क्या है? इसका विस्तार है। तो 3 राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ ये आपका क्या हो जाता है? एक वन्यजीव विहार आपको दिख मिलता है जिसको हम चंबल अभयारण्य के रूप में जानते हैं। बेसिकली यहाँ पे घड़ियाल वगैरह ज्यादा मात्रा में मगरमच्छ आपको दिख मिलते हैं। दूसरा आता है हमारे यहाँ पे खास करके नामों की जब बात की तो एक आपके लखीमपुर में पड़ता है। लखीमपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या स्थित है? लखीमपुर में किशनपुर वन्यजीव विहार आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बलरामपुर और बहराइच जिले का नाम ध्यान रखिएगा। तो बहराइच की जब बात की जाए तो बहराइच में कौन स्थित है? बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपको दिख मिलता है। साथ ही साथ बलरामपुर जिले की जब बात की जाए तो बलरामपुर में कौन स्थित है? बलरामपुर में सुहेलवा वन्यजीव विहार आपको दिख मिलता है, जो खास करके बलरामपुर जिले में एक यहाँ के राजा सुहेल देव का संबंध आता है, उन्हीं के नाम पे स्थापित किया गया है। इसके अलावा महाराजगंज जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे कौन स्थित है? तो महाराजगंज की जब बात की जाए तो यहाँ पे सुहागी बरवा एक वन्यजीव विहार पड़ता है, यहाँ से समेत आपको दिख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम आता है मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने सुना भी होगा, ये जो कैमूर पहाड़ी की श्रृंखला है, वहाँ पे आपको इसका नाम दिख मिलता है। चूंकि मिर्जापुर की सीमा बिहार के साथ लगती है, तो इस नाते ध्यान रखिएगा ये जो कैमूर है वह यूपी और बिहार इन दोनों में आपका क्या है? विस्तारित है। तो यूपी और बिहार के बीच में कैमूर वन्यजीव विहार क्या है? फैला हुआ है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक आपका नाम पड़ता है बांदा में, और बांदा के सापेक्ष अगर देखा जाए तो बांदा और चित्रकूट दोनों का नाम आपको मिलता है, जिसके सापेक्ष हम क्या नाम देते हैं? रानीपुर वन्यजीव विहार। तो रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये आपके कह सकते हो बांदा और चित्रकूट जिले में फैला हुआ है। रानीपुर वन्यजीव विहार के रूप में जाना जाता है। अभी आपने सुना होगा यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी आपका स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं? 11 वन्यजीव विहार जो हमारी यूपी से समेत होते हैं। नामों की जब बात की जाए तो कुछ और नाम ध्यान रखिएगा, जैसे हमारी यूपी के अंतर्गत एक नाम आता है कि यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आज यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो इसका नाम आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो ये कब स्थापित किया गया था? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व वर्तमान में आपको देख मिलते हैं। टाइगर की जब बात की जाए तो टाइगर की जो संकल्पना हमारे यहाँ पे जन्म लेती है वह कहाँ से? तो आपने सदैव सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। एक केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई ताकि टाइगर को बचाया जा सके 1972 में, और इन्हीं को ही याद में ध्यान में रखते हुए जागरूकता फैलाने के लिए 29 जुलाई को हमारे यहाँ पे टाइगर डे के रूप में भी आयोजित किया जाता है। अब ये 4 टाइगर रिजर्व जो हमारी यूपी से हैं, कौन-कौन से हैं? तो दुधवा टाइगर रिजर्व हमारी यूपी का पहला होता है जो लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो आपके बिजनौर जिले में पड़ता है। हालाँकि अभी इसका नाम परिवर्तित करते हुए सरकार के द्वारा न्यू कार्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। तो न्यू कार्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में इसका नाम लिया जाएगा।
इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, ये नाम से पता चल रहा है कि आपके पीलीभीत जिले में पड़ता है। और रानीपुर टाइगर रिज़र्व की जब बात की जाए तो यह आपके क्या किया गया, चित्रकूट जिले में स्थापित किया गया, जो क्रम से अगर देखा जाए तो देश में क्या हो जाता है, ये 53वें नंबर का आपको दिख मिलता है। हालाँकि पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लास्ट टाइम इसको T+2 पुरस्कार मिला हुआ है। ये T+2 पुरस्कार क्या होता है? तो एक हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था 2010 में, ठीक है? तो सेंट पीटर्सबर्ग की जब बात की जाए तो यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था 2010 में, जो ये था कि बाघों की संख्या 22 से पहले कौन दूना कर देगा, तो उसी को इसके अंदर पुरस्कृत किया जाएगा। तो संयोग से हमारे पीलीभीत टाइगर रिज़र्व ने ऐसा काम किया। आज यहाँ पे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में ये बात रखी भी गई थी, बाघ मित्र। तो बाघ मित्र नाम का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया है, जो स्थानीय लोगों को क्या करता है, बाघों को संख्या बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे बाघों की संख्या जो पहले करीब-करीब यहाँ पे 23-28 हुआ करती थी, वह अब बढ़ कर के 70-75 हो चुकी है। तो इस दशा में इसको T+2 पुरस्कार दिया गया है। अभी आपने सुना होगा बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए इसको लास्ट टाइम क्या किया गया था, कैलाश सांखला पुरस्कार भी दिया गया था। कैलाश सांखला पुरस्कार की जब बात की जाए तो ये दिया गया था। ये बेसिकली कैलाश सांखला पुरस्कार की जब बात की जाए तो कैलाश सांखला कौन है? तो ये भी आपके दिमाग में आया होगा। कैलाश सांखला की जब बात की जाए तो ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे टाइगर चालू हुआ था, तो उसके निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो कैलाश सांखला की जब बात की जाए तो कैलाश सांखला प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक या अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, और ये बेसिकली आपके राजस्थान से समित हैं, और इन्हीं के नाम से क्या होता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर इनकी बात की जाए तो इनको हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, ठीक है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, वो कैलाश सांखला को ही कहा जाता है। तो कैलाश सांखला के नाम पे ये पुरस्कार आपके अभी पीलीभीत टाइगर रिज़र्व को क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। बाघ गणना की जब बात की जाए तो एक बिंदु और ध्यान रखिएगा आपके सामने, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बाघों की 2 साल पे चूंकि गणना होती है, तो इस सापेक्ष हमारे यहाँ पे जो कुल बाघों की संख्या है 3682 है, ठीक है? तो पूरे भारत में कुल बाघों की जो संख्या है वो 3682 है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में सबसे मतलब कह सकते हो कि मतलब एक अच्छी खासी संख्या है, 205 बाघ आपके यूपी में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा टाइगर स्टेट के रूप में आप भी जानते हैं, जब हम बात करते हैं किसके रूप में, मध्य प्रदेश के रूप में, तो मध्य प्रदेश का नाम ध्यान रखिएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ हैं। इवन बाघों की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा सरकार के सहयोग से ही बब्बर शेर सफारी पार्क आपका डेवलप किया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है, तो बब्बर शेर सफारी पार्क जो है आपके इटावा में बनाया गया है, ठीक है? तो बब्बर शेर सफारी पार्क आपके इटावा में है। अच्छा, लगे हाथ ध्यान रखिएगा। तब नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, ये आपके लखनऊ में बनाया जा रहा है। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा अभी हमारे यहाँ पे जो सफेद बाघ होते हैं, उन सफेद बाघों को लेकर के एक सफारी पार्क बनाने की बात चल रही है। तो सफेद बाघ को आधारित करते हुए जो सफारी पार्क बनाया जाएगा, वह कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये आपके बनाया जाएगा प्रयागराज में। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सफेद सफारी बाघ पार्क क्या होगा, ये आपका डेवलप किया जाएगा, ठीक है? तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे छूट गया था बनारस का नाम, तो बनारस में ध्यान रखिएगा, बनारस में जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के 7 किलोमीटर क्षेत्र को क्या किया गया है, कछुआ जो हमारे यहाँ पे होता है टर्टल, उसके रिजर्व क्षेत्र के रूप में क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। क्योंकि कछुआ जो होता है ना, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जितनी भी आपकी प्रदूषित नदियां होती हैं उसमें जो चीजें पाई जाती हैं उसको खाते हैं, तो इस नाते प्रदूषण को एक तरीके से समाप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ पे गंगा नदी में इनकी संख्या पाई जाती है, तो इनकी संख्या और बेहतर पाई जाए उसके लिए क्या किया गया, ये कछुआ रिजर्व आपके घोषित किया गया बनारस के गंगा नदी क्षेत्र में, लगभग 7 किलोमीटर का क्षेत्रफल, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इसे लाइक भी करेंगे, थोड़ा सा प्रमोट भी किया करें, खास अपने दोस्तों मित्रों के पास इसे साझा किया करें। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो आपके परीक्षा के लिए बड़े यूनिक होते हैं, जो आपके इसी चैनल के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।